हेलो डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी क्लास 12 इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बट न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहली चीज आपसे मैं कहूंगा, जस्ट राइट डाउन ऑल द फार्मूलाज। सारे फार्मूलाज एक जगह लिख दीजिए। जब आप फार्मूलाज लिख लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप फार्मूलाज लिख लेते हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है न्यूमेरिकल्स करने का। अगर आपने फार्मूलाज ठीक से नहीं लिखे हैं तो फिर न्यूमेरिकल करने का कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आपने सारे फार्मूलाज एक जगह नोट डाउन कर देने हैं। और फार्मूला के साथ एक काम आपने और करना है कि फार्मूला में कौन सी चीज क्या है, वो वी क्या है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, करंट क्या है, ये जितना कुछ जितने फार्मूलाज है, करंट डेंसिटी क्या है, और उसके साथ साथ हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, दिस ऑल वी नीड टू राइट एट वन पेज। हमको पूरे फार्मूलाज लिखने हैं। फार्मूलाज लिखने के बाद ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड सेल क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप आउटसाइड सेल क्या होता है, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी ये सब फार्मूलाज जो हैं आपने एक जगह लिख लेने हैं। थ्योरेटिकल सेशन नहीं है, दिस सेशन इज फॉर न्यूमेरिकल्स, सो वी आर डिलीवरिंग न्यूमेरिकल्स। 10-10 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स उठा करके चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन इज द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो भाई हमारे को जो है बताया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4 ohm, और उसके साथ मैक्सिमम करंट कितना कैलकुलेट किया जा सकता है, वोल्टेज बता दी। तो कहता है मैक्सिमम करंट तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लीजिए आपने 0 कह दिया फॉर मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, तो मेरे पास फार्मूला होता है I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फार्मूला से मैं E की वैल्यू कितनी रखूंगा 12 अपॉन 0.4, ये जब टर्म कटेंगी तो 120 अपॉन 4 30 एम्पियर्स। तो ये 30 एम्पियर्स इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो खत्म हो नहीं पाएगा। हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस खत्म करके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 करके, मैक्सिमम करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 30 एम्पियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.4 ohm, 0.5 ohm, what is the resistance of the resistors? What is the terminal voltage of the battery when circuit is closed? देखिए यहाँ दो चीजें आती हैं, नाम से थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर्किट क्लोज्ड का मतलब क्या है और सर्किट ओपन का मतलब क्या है। तो यहाँ समझ लीजिए कि ओपन सर्किट का मतलब करंट नहीं आ रहा और क्लोज्ड सर्किट का मतलब करंट आ रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सर्किट की। करंट ड्रॉ हो रहा है, जब करंट ड्रॉ होता है तो हम ईएमएफ नहीं बोलते, हम उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और जब करंट ड्रॉ नहीं होता तब हम उसी ईएमएफ को या फिर उस वोल्टेज को हम ईएमएफ कह दिया करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज द मैक्सिमम एफर्ट व्हिच कैन बी गिवन ड्रिवन फ्रॉम द सेल। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हमारे पास ईएमएफ का वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट। सबसे पहली बात, कोई भी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह लिख लें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही हैज गिवन, हमारे को नहीं बताया, करंट दिया है 0.5 एम्पियर करंट दिया। तो लेट्स फाइंड आउट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हमारे पास करंट आ गया 0.5, ईएमएफ है गया 10 वोल्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए R प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, 10 अपॉन 0.5 इज, जब यहाँ टर्म कटेंगी तो 20 आ जाएगा। तो कैपिटल R का वैल्यू आ गया 17 ओम। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, और या फिर E माइनस I इंटू स्मॉल r। बोथ वेज वी कैन कैलकुलेट। मैं I इंटू स्मॉल r से कैपिटल R से कर रहा हूँ, 0.5 इंटू 17 दैट इज कमिंग 8.5 वोल्ट। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में।
टर्मिनल वोल्टेज की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन, जो कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है हमारे पास में, इनको हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. What is the total resistance of the combination? तो आसान है भाई, ये तो ऐसे ही बता सकते हैं कि नेट जो आएगा सीरीज में है तो 6 ohm हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। If the combination is connected to the battery of 10 EMF 12 volt and negligible internal resistance, इसका मतलब यही हाथ के हाथ लिख देते हैं, स्मॉल r0 है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो भाई इसका डायग्राम बना के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 रजिस्टर अलग अलग हैं। तो पहला काम ये है कि एक है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम, और जो वोल्टेज दी हुई है वो मेरे को दे रखी है कितनी, तो कहता है वोल्टेज हमको बताई हुई है 12 वोल्ट की बैटरी है। इसका मतलब I कितना हो जाएगा, E 12 अपॉन कैपिटल R कितना आ रहा है 6 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 0, द करंट इज 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर का करंट सबके थ्रू जाएगा तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो V1 कितनी आएगी मेरे पास, 1 इंटू 2 वोल्ट। बहुत आसान आसान क्वेश्चन लग रहे हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में यही क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। अभी इसके आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत टफ होंगे। तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये मेरे पास वोल्टेज के आंसर्स आ गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आसान क्वेश्चन देख करके बिल्कुल बावले मत हो जाइएगा, आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के कीजिएगा। और एक और केस आ जाता है, 3 रेजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो भाई 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। हमारे पास एलसीएम आ गया यहाँ पर 20 ओम। 20 से जब हम एलसीएम लेते हैं 10 प्लस 5 प्लस 4, यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई 20/19। कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। भाई अब क्या करना है कि यहां पर 3 रजिस्टर्स लगाए गए, तीनों को पैरेलल में लगाया है और साथ में एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। सप्लाई जो है वो हमारे पास कितनी है, तो कहता है 20 वोल्ट की सप्लाई है, और इसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस है वो कितने हैं, कहता है 2 ओम, 4 ओम और उसके बाद तीसरा वाला आ गया 5 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इसका मतलब जो ईएमएफ है वही वोल्टेज है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो मेरा सेंटेंस है उस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो उस केस में जो ईएमएफ होता है वही टर्मिनल वोल्टेज ली जाती है। तो फिर इसका मतलब I1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 20/2। 20/2 मतलब 10 एम्पियर। फिर मुझे कैलकुलेट करना है I2, 20/4। 20/4 इज 5 एम्पियर। I3 की वैल्यू आ जाएगी 20/5। 20/5 मीन्स 4 एम्पियर। तो हमने अलग अलग करंट की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट इंडिविजुअल करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में। At room temperature 27 degree centigrade, the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature? What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4. तो आपको रूम टेम्परेचर पर वैल्यू बताई हुई है 100 ओम। तो इसका मतलब आपके पास एक तो वैल्यू बताई हुई है, लेकिन उसके बाद बोलता है 117 ये बताया हुआ है, अल्फा बताया हुआ है। क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमारे पास फार्मूला है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पर सब कुछ दिया है, R0 नहीं दिया। पहला काम मैं R0 निकालूंगा। तो मेरे पास RT की वैल्यू कितनी है, कहता है 100 ओम। R0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो R0 की वैल्यू हमको नहीं पता। तो भाई R0 नहीं पता, प्लस अल्फा कितना है, कहता है अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और इंटू टी दे रखा है 27 डिग्री। इसकी हेल्प से आप फाइंड कर पाएंगे R0 की वैल्यू। पहला काम कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन में जाएंगे तो टाइम लगेगा। आप R0 निकाल सकते हैं आराम से कैलकुलेशन करके। अब आपका R0 मिल गया और उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट विद रेजिस्टेंस इज 117। तो भाई उस केस में RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो बोलता है टेम्परेचर इज रेजिस्टेंस इज 117। R0 में कैलकुलेट कर चुका हूं, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू मेरे पास है,
तो अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू टी मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ टी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। आर नॉट मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, यहाँ रख दूंगा। तो दिस इज जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिकी है। पहला काम, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज को यूज करके आपने आर नॉट निकाला, उस आर नॉट को उठा करके जो सेकंड केस है उसके अंदर रखा, और उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ टी। आपको टी कैलकुलेट करना है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6। A negligibly small current is passed through a wire of length 15 ohm and uniform cross-sectional area भी दे दिया, resistance भी दे दिया। What is the resistivity of material at the temperature of the experiment? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। R is equal to rho L upon A. We need to calculate rho R A upon L। कैसे निकालेंगे? कहता है रो की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 ओम। एरिया कितना दिया? बहुत प्यारा क्वेश्चन, प्लेट में सजा करके आपको वैल्यूज दे रखी हैं। एरिया दे दिया और उसके साथ साथ आपको लेंथ भी बता रखी, वो भी मीटर में दी है भैया, थैंक यू। 5 6 या 30, ये तो 2, तो रेजिस्टिविटी आ गई भाई 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। यूनिट नहीं भूलनी है, बस यूनिट ही याद रखनी है। न्यूमेरिकल करने हैं तो यूनिट जरूर पता होनी चाहिए, फार्मूलाज पता होने चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास 7। सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ohm at 27.15 डिग्री सेंटीग्रेड and a resistance of 2.7 at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या करें? तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कहता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। मैं दो कंडीशंस लेता हूं और दोनों के रेजिस्टेंसेस को डिवाइड करता हूं। कैसे? पहला कंडीशन है रेजिस्टेंस है 2.1 ओम, टेम्परेचर है 27.5, तो 2.1 ओम इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 27.5। ओके, नेक्स्ट केस कितना है? रेजिस्टेंस कितना दिया? 2.7 ओम और टेम्परेचर 100 है। ठीक है भाई, 2.7 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 अल्फा। ये दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो क्या मिलता है? मेरी एक चीज से जान छूट जाती है, आर नॉट से, और 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस 27.5 अल्फा। यहां से टर्म्स कटेंगी, 3 सत्ते 21 और 3 नाम 27, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। थोड़ी टर्म्स मैंने हिंदी वाली यूज कर ली हैं। 9 इंटू 1 प्लस 27.5 अल्फा और उसके बाद इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 100 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन की कैलकुलेशंस आप पे छोड़ रहे हैं, कैलकुलेशंस आप करेंगे, ज्यादा प्रिसाइज होंगे। एक बात मैं आपको यही कह दूं, जहां 27.5 लिखा है उसको 55/2 लिखिए। फ्रैक्शन की कैलकुलेशंस हमेशा डेसिमल की कैलकुलेशन से इजी होती है और कटने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस फ्रैक्शन में कीजिए। फ्रैक्शन में करने से प्रैक्टिस बेटर होती है बजाय डेसिमल के। नेक्स्ट केस पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नंबर 8 पर, जिसके अंदर कह रहा है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम। नाइक्रोम एक तरह का एलॉय होता है। वोल्टेज 230 वोल्ट दे रखी है। ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। इनिशियल करंट का मतलब ये जो करंट आ रहा है ये रूम टेम्परेचर पर है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर 27 या 25 डिग्री, यहाँ 27 दिया हुआ है तो हम 27 ले लेंगे। R27 इज इक्वल टू 230 अपॉन 3.2। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद करंट की वैल्यू चेंज हो गई, करंट की वैल्यू 2.8 एम्पियर आ गई। अगर करंट कम हो गया, वोल्टेज उतनी ही रही, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज चेंजिंग। एंड व्हाट इज दैट समथिंग? दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, तो रेजिस्टेंस नेक्स्ट केस का जो अननोन टेम्परेचर का रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 230 अपॉन 2.7। अब हमको क्या करना है? यहां पर अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है। देन व्हाट इज ही आस्किंग? ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे निकालें? तो फार्मूला क्या है? फार्मूला कहता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो हम क्या करें? तो कहता है हमको R27 लेना है, तो R27 कितना आएगा? आर नॉट इंटू 1 प्लस 27 अल्फा। और फिर आर टी कितना आएगा? कहता है आर नॉट इंटू 1 प्लस 27 टी। अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? आर टी अपॉन R27। जब डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस 27
क्या मिल रहा है मेरे को, टेम्परेचर यहाँ 27 अल्फा था और यहाँ क्या आएगा टी अल्फा, टी अल्फा मतलब या फिर अल्फा टी, तो वैल्यू कितनी मिली 1 प्लस अल्फा डी और अपॉन में कितना आया 1 प्लस 27 अल्फा। अच्छा जी, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अब आर टी अपॉन आर नॉट, आर 27 कितना आएगा वो भी जब आप डिवाइड करेंगे 270 कट जाएगा, तो फिर अपॉन में 2.8 है, 2.7 नहीं है, तो 230 अपॉन 2.8 अपॉन में 2.8 आ गया, नीचे जो था 230 अपॉन 3.2 तो ऊपर आ जाएगा 3.2, टर्म्स कट गई, 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस 27 अल्फा, जबकि हमको अल्फा की वैल्यू पता है, हम डेलिब्रेटली रख नहीं रहे हैं, ये आ गया 8 अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू लगा के हमको टी कैलकुलेट करना है, विच इज क्वाइट इजी। आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ऐसा नहीं है कि अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई है, मैं जानबूझ के रख नहीं रहा हूं, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो फिर क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 7 प्लस 7 अल्फा टी इज इक्वल टू कितना आएगा 8 प्लस 27 इंटू 8, 27 8 का मतलब कितना हो गया 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16 और 5 216 और उसके बाद में अल्फा। अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये टर्म इधर ले आएंगे, 7 अल्फा टी माइनस 216 अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 7 दैट इज 1। अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू लगानी है और टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज द फाइनल थिंग विच वी हैव टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गजब सा है। ये क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। ये कल भी मैंने क्लास में करवाया था, वी आर डूइंग रिवीजन, तो हमने बच्चों को ये क्वेश्चन करवाया था। आप भी समझ लीजिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। कहता है यहां पर 10/5 और ये 5/10 इक्वल होगा ना, व्हीटस्टोन बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा, व्हीटस्टोन नहीं बनेगा। फिर क्या किया जाए, व्हीटस्टोन नहीं बन रहा तो क्या करें, व्हीटस्टोन कहां से आया, व्हीटस्टोन आया किरचॉफ्स लॉ से। व्हीटस्टोन कहां से निकल के आया, कहता है किरचॉफ्स लॉ से, तो फिर किरचॉफ लॉ लगाएं, क्योंकि व्हीटस्टोन के पिताजी कौन है, किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ पे आते हैं। हमने यहां पर करंट ले लिया आई, अब यहां कौन सा करंट जाएगा, कहता है यहां जाएगा I1, यहां से करंट अलग जाएगा। अब इसको कितना ले लिया हमने वैल्यू को, तो कहता है I1, यहां पर जो वैल्यू जा रही है ये जा रही है I1। नाराज चल रहा भाई ये, तो चलो अब ठीक है, ब्रश चल गया था, ये I1 आ गया। अब I1 के बाद फिर कहता है I यहां से, I1 इधर से, ये कितना बचा I माइनस I1। आई थिंक आपको विजिबल है। और उसके बाद फिर क्या आता है I1, I माइनस I1, अब यहां से फिर डिवीजन है, तो डिवीजन कितना हो गया, कहते हैं I2। सर I1 था, I2 निकल गया, बचा कौन, I1 माइनस I2। यहां से कौन आ गया, I2 इधर से आ गया, I माइनस I1 इधर से आ गया, मिलके क्या हो गया I माइनस I1 प्लस I2। अब I माइनस I1 प्लस I2 और I1 माइनस I2 जब आप ऐड करेंगे तो I1 कटेगा, I2 कटेगा, फाइनल करंट आ गया I। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए क्या लगेंगे, मैश, पहला मैश नंबर 1 ये, दूसरा मैश नंबर 2 ये, तीसरा मैश नंबर 3 ये, इन 3 मैश की बनेगी इक्वेशंस। पहला केस, तो पहले केस के अंदर मैश नंबर 1 में अब मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं और यहां पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो 10 इंटू I1, ध्यान दीजिएगा, प्लस 5 इंटू I2 माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, हमारे चलने की डायरेक्शन ये थी क्लॉकवाइज और यहां अपोजिट आ रहा है, तो माइनस 5 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। पूरे को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या लिख रहा जा रहा है 2I1 प्लस I2 माइनस 5 हट जाएगा, अब क्या बचेगा माइनस I प्लस I1 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे I1 और I2 की, तो 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच आई कुड गेट। सेकेंड इक्वेशन के लिए चलते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और एक बार फिर वो करके देखते हैं। मैश नंबर 2 में चलते हैं, ये मैश नंबर 2 है भाई आपका, तो 5 इंटू I1 माइनस I2, अच्छा जी, प्लस नहीं, प्लस अपोजिट जा रहे हैं हम, खिलाफ जा रहे हैं, माइनस 10 इंटू I माइनस I1
प्लस I2 माइनस 5I2, पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया, क्या बना I1 माइनस I2 माइनस 2I, ब्रैकेट खोल रहा हूं, प्लस हो जाएगा 2I1 और माइनस 2I2 और उसके बाद माइनस I2 इक्वल टू 0। तो फिर इक्वेशन कितनी आ गई सर? I1 2I1 कितना हो गया? 3I1, I2 माइनस 4I2 इक्वल टू 2I। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है? अब थर्ड इक्वेशन में जाना है। थर्ड इक्वेशन कौन सी है? थर्ड इक्वेशन ये घूम के आ रहे हैं आप, बार बार से घूम के आ रहे हैं। अब थर्ड इक्वेशन के लिए क्या बनेगा? कहता है 10 वोल्ट, यहां वोल्टेज है भाई, प्लस इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 इंटू आई माइनस I1 प्लस 10 इंटू आई माइनस I1 प्लस I2, और उसके साथ प्लस 10I। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट पहले पूरे को 5 से डिवाइड करता हूं, तो क्या बन रहा है मेरे पास 5 से डिवाइड करके? 2 इज इक्वल टू आई माइनस I1 प्लस 2 इंटू आई माइनस I1 प्लस I2 प्लस 2I। अच्छा जी, तो फिर क्या मिल रहा है? 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? I प्लस 2I और प्लस 2I, कितने I हो गए? 5I। ठीक है भाई, माइनस I1 और माइनस 2I1 कितना बन गया? माइनस 3I1। उसके अलावा प्लस 2I2, यस प्लस 2I2। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस वाज सेकंड, दिस इज द फर्स्ट। इससे पहले वाली फर्स्ट ही है। अब हम करेंगे क्या? तरीका ये होगा कि आप I1 और I2 की वैल्यूज निकालेंगे, I1 I2 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ I निकालेंगे और उसको उठा के आप थर्ड इक्वेशन में लगा देंगे, देन यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। जब आपका I मिल जाएगा तो फिर I1 और I2 आप निकाल सकते हैं, क्योंकि I1 I2 के वैल्यूज आपने इन टर्म्स ऑफ I ही कैलकुलेट किए थे।